बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषियस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा पेपर है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड ज्योमेट्री, उसमें हम ज्योमेट्री पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन पोर्शन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और इस लेक्चर के साथ हम बात करेंगे कि हमारा ज्योमेट्री क्या होता है। अब ज्योमेट्री का यह पहला लेक्चर है तो बेसिक पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे और हायर लेवल तक चीज़ों को डिस्कस करते चलेंगे। तो जो हमारे पेपर का 5वां यूनिट है उसमें जो हमारे पास पहला टॉपिक आता है या फिर कहूँ पहला जो चैप्टर आता है उसका नाम है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। इसमें हमें कोनिक्स पर भी बात करना रहेगा, तो हर एक चीज़ को बहुत ही डिटेल तरीके से और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझते हुए चलेंगे, क्योंकि जो हमारे पास ज्योमेट्री पोर्शन है या पूरा कॉन्सेप्ट से भरा है। तो अगर आप लोग सभी चीज़ों को समझेंगे, जो कि मैं समझाऊंगा ही, तो आप लोगों को सब कुछ पता चलता जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं, ध्यान से बैठकर सब कुछ समझते हुए चलिएगा। अभी स्टार्टिंग पोर्शन है तो हो सकता है दिक्कत हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री क्या होता है, बहुत ही शानदार तरीके से। तो यहां पर सबसे पहले इस बात को समझो, ए इक्वेशन, ठीक है, या फिर मैं लिख देता हूं एन इक्वेशन। ठीक है, हम एक इक्वेशन पर बात कर रहे हैं और वह इक्वेशन कुछ इस प्रकार से है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy, या फिर मैं लिख सकता हूं यहां पर 2gx, ठीक है, एंड प्लस 2fy एंड प्लस हमारे पास c इज इक्वल टू 0 लिखा गया है। ये इक्वेशन ध्यान से देख लो और इसे दिमाग में बैठा लो, क्योंकि हम इसी इक्वेशन को बार बार लिखेंगे और हर बार हम इसी का ही उपयोग करेंगे। अब ये जो इक्वेशन आप सभी के सामने लिखा गया है, इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a है, x और y का कॉफिशिएंट 2h है, b स्क्वायर का y स्क्वायर का कॉफिशिएंट b है, x का कॉफिशिएंट 2g है और y का कॉफिशिएंट 2f है और हमारे पास यहाँ पर c एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो टोटल कितने नंबर ऑफ कॉफिशिएंट्स हैं, या फिर मैं कहूँ टोटल नंबर ऑफ कितने कांस्टेंट्स यहाँ पर हैं, तो वो है 1 2 3 4 5 6। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखा गया है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ कि व्हेयर हमारे पास जो a लिखा गया है, h लिखा गया है, b लिखा गया है, g लिखा गया है, f लिखा गया है, c लिखा गया है, आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, या फिर मैं लिख सकता हूं कि ये हमारे पास क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ओके, इतनी बातें आपको समझ में आई। अब देखो, ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखा गया है, इस इक्वेशन का डिग्री कितना है ये हमें देखना है। तो डिग्री हम कब देखते हैं कि हमारे पास जो भी टर्म लिखा गया है उसमें सबसे हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें हाईएस्ट पावर वाला टर्म एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास टर्म लिखा गया है x है, उसका हाईएस्ट पावर कितना लिखा गया है, 2 लिखा गया है। y का हाईएस्ट पावर कितना लिखा गया है, 2 लिखा गया है। यानी कि यह जो हमारे पास इक्वेशन लिखा गया है वह सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन है, सॉरी सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि इनके पास जो डिग्री लिखा गया है, x का डिग्री या x का पावर 2 है, y का पावर 2 है, तो यह जो हमारे पास इक्वेशन 1 लिखा गया है यह सेकेंड डिग्री का हमारे पास इक्वेशन है। ओके, इतनी बातें समझ में आई। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखा गया है, जब मैंने बता दिया इज नोन एज, या फिर इज कॉल्ड एज भी लिखा जा सकता है, इज नोन एज सेकेंड ऑर्डर, सॉरी सेकेंड डिग्री। ठीक है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री लिख देता हूं मैं। ठीक है, इज नोन एज इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, या फिर सेकेंड डिग्री इक्वेशन भी लिखा जा सकता था। ठीक है, अब देखो, ये जो हमारे पास लिखा गया है जनरल वर्ड, ठीक है, एक वर्ड क्या लिखा गया है, जनरल। तो अब ये जो जनरल वर्ड लिखा गया है वह यह इंप्लाई करता है कि हमारे पास जितने भी सेकेंड ऑर्डर के इक्वेशंस होते हैं वो सभी के सभी इक्वेशन इस कैटेगरी में सेटिस्फाई होते हैं। अब इसको हम समझते हैं कि ये क्या बात बोली गई है। तो देखो, ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखा गया है इसमें टोटल कितने कॉफिशिएंट्स हैं, टोटल कितने कांस्टेंट हैं, तो 6 कांस्टेंट हैं। ठीक है, अब इन कांस्टेंट्स के वैल्यू को अगर हम बदलते जाएं, या फिर कहूं मैं एक खास कंडीशन में, या जो हमारे पास इक्वेशन होगा यह नए नए इक्वेशन को बनाता जाएगा।
इसका कहने का मतलब क्या है कि हम इस इक्वेशन में जो हमारे पास कॉफिशिएंट्स हैं उनकी अगर हम वैल्यूज को बदलते जाएं तो ये कभी सर्कल का इक्वेशन देगा, कभी यह पैराबोला का इक्वेशन देगा, कभी यह हाइपरबोला का इक्वेशन देगा, बहुत सारी चीज़ों का यह इक्वेशन देने लग जाता है। हम आगे चलते हुए इन सभी चीज़ों को बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे और इन पर क्वेश्चन भी आप सभी से पूछे जाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हुए मैं आप सभी को समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर नॉर्मल तौर पर हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है वह क्या होता है, नॉर्मल तौर पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, हम कोई एक कांस्टेंट लेते हैं, सपोज कर लेते हैं सी का स्क्वायर, ठीक है, या फिर सी स्क्वायर कहूँ, या फिर चलो मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ ताकि और समझना आसान हो जाएगा, 4, ठीक है, यानी कि 2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास सर्कल का इक्वेशन लिखा गया है यह भी हमारे पास कैसा इक्वेशन है, सेकेंड डिग्री का ही इक्वेशन है, क्योंकि एक्स और वाई का पावर कितना है, 2 है, तो यह सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है। अब यह जो हमारे पास सेकेंड डिग्री का इक्वेशन लिखा गया है वह इस इक्वेशन के अंतर्गत ही आता है, इसीलिए जितने भी हमारे पास सेकेंड डिग्री के इक्वेशन होते हैं उनका यह जनरल इक्वेशन लिखा गया है, और इनमें जब हम कांस्टेंट को बदलते जाएंगे तो हमारे नए नए इक्वेशंस मिलते जाएंगे, और वो इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट कर सकता है, पैराबोला को रिप्रेजेंट कर सकता है, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर सकता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको रिप्रेजेंट कर सकता है, और उन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। इतनी बातें समझ में आई। अब ये कैसे इसका इक्वेशन है इसको भी हम समझ लेते हैं। आइए चलिए बात करते हैं। इन दोनों को हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर करने के लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओ और आर, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। यहाँ पर देखा जाए तो ए का वैल्यू, इन दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 बनाया मैंने, इन दोनों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। अगर यहाँ पर वाई स्क्वायर, यहाँ पर 2h, तो हमारे पास h का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास वाई स्क्वायर को कंपेयर करेंगे तो b का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। अगर हम g को देखेंगे तो यहाँ पर x का टर्म नहीं है, यानी कि g इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अगर ऐसे ही हम f के लिए बात करें तो y का टर्म देखना है तो y का टर्म है नहीं तो 0 हो जाएगा। और अगर हम c की बात करते हैं तो यहाँ पर प्लस c लिखा गया और यहाँ पर -4 लिखा गया है, तो c इज इक्वल टू -4 हो गया। यानी कि जो हमारे पास यह जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री लिखा गया है, अगर उसमें हम इतने वैल्यूज को रख देते हैं तो यह इक्वेशन हमारे सर्कल का एक खास इक्वेशन देने लग जाता है, या फिर मैं कहूँ एक खास इक्वेशन देने लग जाता है जो कि सर्कल का इक्वेशन बन जाता है। ऐसे पैराबोला को भी सेटिस्फाई करता है, हाइपरबोला को भी सेटिस्फाई करता है। आप लोग इसे अप्लाई करके देख सकते हैं, आप सभी को इक्वेशन पता भी है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो मैं क्या बात बोलने वाला हूं, अब अगले टॉपिक पर हम बात करते हैं। हमें बात करना है कंडीशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसको हमें समझना है। तो अब उसके लिए मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड करता हूं, उसके बाद हम इसको समझते हैं। तो देखो ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखा गया है यह पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जैसे लेट अस सपोज यहाँ पर हम एक्सिस का ज़्यादा उपयोग करेंगे, तो लेट अस सपोज कि ये हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब इन दोनों स्ट्रेट लाइन का प्रोडक्ट भी यह इक्वेशन क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब ये कैसी बात बोली गई है समझते हैं। लेट अस सपोज कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है तो उसका जो इक्वेशन होता है, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन का हम इक्वेशन सपोज कर लेते हैं कि ये 4x है प्लस मान लेते हैं 5y है, और हमारे पास सपोज कर लेते हैं कि प्लस चलो आसान करते हैं, यहाँ पर 1 कर लेता हूँ इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास है 3x प्लस सपोज कर लेते हैं, आसान करता हूँ, तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि y है एंड प्लस हमारे पास है 2 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन क्या लिखे गए हैं, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन लिखे गए हैं, ठीक है। अब देखो समझना इस बात को, अगर हम इन दोनों इक्वेशन का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4x प्लस 5y प्लस 1, और यहाँ पर हमारे पास 3x प्लस y प्लस 2, ठीक है। इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 के बराबर ही होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 0 के बराबर अकेले थे, तो दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर होगा, ओके। अब देखो इनका क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 4 इंटू 3 यानी कि हो जाएगा 12x स्क्वायर, यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो 4xy हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 सेकेंड गलती ना हो, 4x का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 8x हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 15xy हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, डायरेक्ट ऐड कर लेता हूँ, तो 15 4 19 होता है,
ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि 19x, अदरवाइज एक लाइन और लिखना पड़ जाता है इसलिए। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो 5y² हो जाएगा, एंड इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास हो जाएगा 10y, एंड क्या, एंड हमारे पास 1 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 3x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई शायद करना पड़ सकता है, चलो मैं इसी लाइन में सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 12x² हो जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पर क्या मिलेगा 19xy एंड प्लस 8x एंड 3x हो जाएगा 11x, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 11x लिखने से पहले 5y² मैं लिख देता हूँ, एंड प्लस 11x हो गया, प्लस हमारे पास हो जाएगा 11y एंड प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखा गया है, ठीक है, और ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 लिखा गया है, इन दोनों को आप देखेंगे तो सेम नज़र में आ रहा है। इसमें बस हमारे पास जो कांस्टेंट है या फिर मैं कहूँ कॉफिशिएंट है, उनके एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दिया गया है। तो हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन हमने लिखा है उसका भी तो मैंने एक पर्टिकुलर वैल्यू ही दिया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इतनी चीज़ों को समझो, मैं धीरे धीरे करके चल रहा हूँ, ठीक है, समझना इस बात को। हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन लिखे गए हैं उनका जो मैंने इक्वेशन लिखा है वो अपने तरीके से ही तो सपोज किया है, और इनका एक पर्टिकुलर मैंने वैल्यू दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि Lx प्लस My प्लस n इज इक्वल टू 0 होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, और उसमें हमने L, M और n का हमने एक पर्टिकुलर क्या दिया है, वैल्यू दे दिया है। तो इस प्रकार हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन मिले हैं, और उनसे जब हमने सॉल्व किया तो एक हमारे पास सेकेंड डिग्री का एक इक्वेशन मिलता है, और मैंने कहा कि जो भी हमारे पास सेकेंड डिग्री का इक्वेशन होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, या फिर मैं कहूँ एक खास कंडीशन पर हमारा यही इक्वेशन इस इक्वेशन पर बन जाएगा। जैसे कि अगर बात किया जाए तो a का वैल्यू हम 12 रख देंगे तो हमारे पास 12x² मिल जाएगा। अगर हम 2h का वैल्यू 19 रख देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू मिल जाएगा। b का वैल्यू 5 रखेंगे तो ये मिल जाएगा। 2g का वैल्यू 11 रख देंगे, 2f का वैल्यू 11 रख देंगे, c का वैल्यू 2 रख देंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन लिखा गया है, यह हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन का, ठीक है, ये दोनों क्या है, स्ट्रेट लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन के मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, या फिर मैं कहूँ यह जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 लिखा गया है वह दो स्ट्रेट लाइन के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब इसी को ही नाम दिया गया है कंडीशन फॉर ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो दो इक्वेशन लिखे गए हैं स्ट्रेट लाइन के, यानी कि पेयर बना हुआ है, तो इसके लिए हमें एक कंडीशन बनाना होता है, और वो कंडीशन क्या है अभी हम प्रूव करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में उसका प्रूफ पूछा जाता है, ठीक है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ तक चीज, उसके बाद ये सभी चीजें तो मैं बस आप सभी को समझाने के लिए बताया था, अगर आप चाहें तो इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। और अब चलिए हम इसमें कंडीशन पर बात कर लेते हैं, कंडीशन फॉर ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और वहां से हम एक कंडीशन बनाएंगे कि दो स्ट्रेट लाइन कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो वो हमारे पास सेकेंड डिग्री का इक्वेशन बना ले जाएगा। अब चलिए इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो चीज़ों को समझ चुके होंगे, तो अब चलिए इसके हम नोट्स पर बात कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि हमें बताना है कि कंडीशन फॉर ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वैसे यहाँ पर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझना इस बात को कि क्या मैं बोलने वाला हूँ। आप सभी से एग्जाम में जब क्वेश्चन बोला जाता है ना, तो बोला जाता है कि फाइंड दैट द इक्वेशन, द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री में रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अब वहीं से हम शुरुआत करेंगे, यानी कि हमारे पास क्या दिया रहेगा, लेट द जनरल इक्वेशन, ठीक है, लेट द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, ठीक है, ऑफ सेकेंड डिग्री इन x एंड y, ठीक है, x और y में हम एक जनरल इक्वेशन को ले रहे हैं जो कि सेकेंड डिग्री का है, इज, वो उसका इक्वेशन क्या बोला जाता है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आप लोग एक तरीके से समझ लीजिए कि रट लीजिए, क्योंकि इसका हम बार बार उपयोग करते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन लिखा गया है, अब इसे क्या करिए, इक्वेशन नंबर 1 बना लेता हूँ, ठीक है। और क्या बात बोली जा रही है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखा गया है यह पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आइए यहाँ से शुरुआत करते हैं। सिंस, क्या बात बोली जा रही है, समझना इस बात को, सिंस इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, सिंस इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट्स, ठीक है,
रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है। ये जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट लिखा गया वह पेयर लाइन स्ट्रेट, एक पेयर स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देन तो हम सपोज कर लेते हैं कि वो इक्वेशन कौन कौन से हैं। तो आमतौर पर जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है वह होता है यल एक्स प्लस यम वाई प्लस यन इज इक्वल टू होता है 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें दो स्ट्रेट लाइन पर बात करना है, तो हम इनका क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट लिखा गया है उसे L1 एक्स M1 वाई प्लस N1 वाई इज इक्वल टू 0 सपोज कर लेते हैं। एंड एक दूसरा स्ट्रेट लाइन सपोज कर लेते हैं L2 एक्स प्लस M2 वाई प्लस हमारे पास हो गया N2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो अगले स्टेप पर हम बढ़ते हैं। समझना इस बात को, अगर हमारे पास ये एक इक्वेशन लिखा गया है जो कि सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है और वह हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हमने देखा था कि जब हमारे पास दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पर बात करते हैं तो उनका हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हुए हम प्रूव करेंगे कि ये हमारे पास बराबर में आएगा। तो यहाँ से अब शुरुआत करते हैं। देन या फिर लिख सकते हैं आप लोग हैंस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो L1 x है प्लस M1 y है प्लस N1 है, एंड हमारे पास जो L2 x है प्लस M2 y है प्लस N2 जो हमारे पास है, ठीक है। इनका जो मल्टीप्लिकेशन है उनका मल्टीप्लिकेशन हमारे पास इसके बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन फिलहाल लिख दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इसे थोड़ा सा और इधर खींच लेना चाहिए। तो फिलहाल लिख देते हैं ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c के बराबर होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं और फिर देखते हैं कि ये पोर्शन इस पोर्शन के कैसे बराबर हो सकता है। तो क्या करते हैं, L1 L2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये वाला पोर्शन इससे मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा L1 L2 x² प्लस L1 M1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस L1 M2 y xy हो जाएगा, ठीक है। एंड प्लस हमारे पास इसका मल्टीप्लाई होगा तो L1 N2 x हो जाएगा, एंड प्लस यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई होगा तो M1 L2 x हो जाएगा। ध्यान से मल्टीप्लाई करते हुए चलिए, ठीक है। और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो M1 M2 y² हो जाएगा, एंड इसका इस मल्टीप्लिकेशन होगा तो M1 और N2 y हो जाएगा, ठीक है। अब N1 का मल्टीप्लिकेशन करना है तो N1 L2 x हो जाएगा, एंड प्लस हमारे पास होगा N1 M2 और y हो जाएगा प्लस N1 N2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने इस पोर्शन को इस पोर्शन से मल्टीप्लाई किया तो हमें इतनी चीज़ें मिली। और ये जो इक्वेशन लिखा है इसे लिख दीजिए ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर xy टर्म यहाँ पर भी मिल रहा है और xy टर्म कहीं और मिल रहा है क्या, हाँ मिलना तो चाहिए कहीं ना कहीं, अगर नहीं मिल रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई, मिलना तो चाहिए था। यहाँ पर हमारे पास L1 L2 x² लिखा गया है और यहाँ पर M1 M2 xy² हो जाएगा और यहाँ पर L1 x और ये तो यहाँ पर मिल गया M1 और यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए था M1 और L2 का, M1 और L2 का, ठीक है, M1 और L2 और यहाँ पर y भी है और यहाँ पर x भी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, सही कर लेते हैं। देखो ध्यान से सुनना, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, जैसे नॉर्मल तौर पर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास y आएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब शायद सही है सब कुछ, ओके। चलो शुरुआत करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो और क्या मिलेगा, L1 L2 x² प्लस हम इसके टर्म में बनाना चाहते हैं, यानी कि x² पहले बनाएंगे फिर xy वाले टर्म को उठाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, L1 M2 एंड प्लस M1 L2 एंड हमारे पास क्या मिल रहा है, xy मिल रहा है, ठीक है, प्लस हमारे पास by², तो by² यानी कि हमारे पास है M1 M2 y², ठीक है, प्लस 2gx, तो यानी कि हमारे पास जो x वाले टर्म्स लिखे गए हैं उन्हें उठाना है। तो यहाँ पर एक x का टर्म लिखा गया है और यहाँ पर एक x का टर्म लिखा गया है, तो यानी कि L1 N2 एंड प्लस N1 L2 और इंटू x हो जाएगा, ठीक है। फिर अब हमें क्या करना है, y वाले टर्म को उठाना है। तो यानी कि y वाले टर्म को अगर ध्यान से देखा जाए तो कहाँ मिलेगा, यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है। तो प्लस हमारे पास क्या होगा, M1 N2 एंड प्लस N1 M2, ठीक है, इंटू y, प्लस हमारे पास N1 N2 केवल बच रहा है
ठीक है, और सभी तो हम उपयोग कर लिए हैं। ओके, अब यहाँ पर हम राइट हैंड साइड को लिख देते हैं, तो ax² प्लस 2hxy एंड प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy एंड प्लस c। ठीक है, अब ये हमने क्या किया, अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, आई मीन सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो x² का कॉफिशिएंट राइट हैंड साइड में है और जो x² का कॉफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में है, इनका हम कंपेयर करेंगे। क्योंकि अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के क्या है, बराबर हैं, तो इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंपेयरिंग। ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज आपको लग रहा होगा, लेकिन आप धीरे धीरे करके सबको समझ जाएंगे। वैसे भी मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जब कंपेयरिंग करेंगे तो हमारे पास L1 L2 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, A मिल रहा है। हम अगर बात करते हैं L1 M2 प्लस M1 L2 पर, तो ये हमारे पास XY वाला टर्म हमारे पास 2H मिल रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि M1 M2, तो y² का हमें बात करना है, यानी कि हमारे पास क्या मिल रहा है, B² मिल रहा है। ठीक है, सॉरी B मिल रहा है। ओके, एंड अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिख देता हूँ, हमारे पास है L1 N2 प्लस N1 L2। ठीक है, ये किसका टर्म है, x का टर्म है, तो यानी कि हमारे पास 2g के बराबर है। एंड अगर हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास M1 N2 प्लस N1 M2 इज इक्वल टू y वाला टर्म हमारे पास 2f के बराबर होगा। एंड हमारे पास जो N1 N2 है वह c के बराबर होगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ मैं आप सभी को ऑलरेडी समझा रहा हूं, बहुत ही डिटेल तरीके से बता रहा हूं। अब चलो इसके अगले स्टेप पर हम बात करते हैं। मैं इसे में इंक थोड़ा डाल लेता हूं, उसके बाद हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। यहाँ तक चीज़ों को समझ चुके होंगे, तो अब चलिए अगले स्टेप पर हम बात करते हैं। देखो, इस बात का ख्याल रखना, यहाँ से जब हम प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं तो हम दो प्रकार से प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। एक हमारे पास है लॉन्ग मेथड, जो कि आसान भी है लेकिन बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। दूसरा हमारे पास आता है शॉर्ट मेथड, जिसमें हम डिटर्मिनेंट का उपयोग करेंगे, लेकिन वो भी हमारे पास आसान है, बस उसमें कुछ टर्म्स ऐसे आएंगे जिन्हें हमें केवल समझने की खास जरूरत होगी। ठीक है, तो मैं फिलहाल मैट्रिक्स वाला आई मीन डिटर्मिनेंट वाला उपयोग कर ले रहा हूं, लेकिन जो लॉन्ग मेथड है उसके बारे में भी मैं आप सभी को हिंट दे दूंगा, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आप जिसको चाहे अप्लाई कर सकते हैं। देखो, पहला तरीका यह है कि आप क्या करिए, इस वाले टर्म का और इस वाले टर्म का और इस वाले टर्म का ये वाला टर्म, ठीक है, इनका क्या करिए, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। और उसके बाद जब आप प्रोसेस करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगा, जो कि अभी मैं प्रूव करके दिखाने वाला हूं, लेकिन मैं फिलहाल डिटर्मिनेंट की सहायता से प्रूव करने वाला हूं, तो ध्यान दीजिएगा। नाउ, ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, समझने का प्रयास करिएगा। नाउ फॉर एलिमिनेटिंग, ठीक है, अब जो हम समझना इस बात को, अब जो हम क्या करने वाले हैं, एक कंडीशन बनाने वाले हैं फॉर ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसमें हम क्या करेंगे, L1 L2 M1 M2 N1 N2 को हम इनकी सहायता से रिमूव कर देंगे, और केवल जो हमारे पास कंडीशन बनेंगे वो A H B G F C के टर्म में ही बनेंगे। तो उसके लिए हम बात करने वाले हैं फॉर एलिमिनेटिंग L1 M1 N1, ठीक है, एंड L2 M2 N2, इनको क्या करेंगे, एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट आई थिंक यहाँ पर आएगा नहीं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो अब जो हमारे पास डिटर्मिनेंट बनेगा, समझने का प्रयास करिएगा। ये बात करते हैं अगले पॉइंट पर। ठीक है, तो खास प्रकार का हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे और इनका खास प्रकार से मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे। तो इस स्टेप को ध्यान से सुन लेना। यहाँ पर L1 लिखो, यहाँ पर L2 लिखो, यहाँ पर 0 लिखो, क्योंकि L3 इज इक्वल टू 0 है। और यहाँ पर हमारे पास आता है M1, यहाँ पर आता है M2, ठीक है, और यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा N1, यहाँ पर आएगा N2, यहाँ पर आएगा 0। ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट हुआ। इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे L2, यहाँ पर लिखेंगे L1, यहाँ पर 0, यहाँ पर M2, यहाँ पर M1, यहाँ पर 0, यहाँ पर N2, यहाँ पर N1 और यहाँ पर 0। अब देखो, ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट लिखे गए हैं, इनका जो एक कॉलम है वह 0 के बराबर है, तो ओवरऑल वैल्यू तो हमारे पास दोनों का ही 0 है। तो इनका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी हमारे पास क्या मिलना चाहिए, 0 ही मिलना चाहिए। ओके, इतनी बातें समझ गए। ये हम अपने तरीके से एक डिटर्मिनेंट का निर्माण करेंगे, बस इतना भी समझना। अब देखो, हम खास प्रकार से इसका मल्टीप्लिकेशन भी करने वाले हैं। नॉर्मल तरीके से ऐसा मल्टीप्लिकेशन आपको कहीं देखने को नहीं मिलता। नाउ मल्टीप्लाई, ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई क्या करना है, मल्टीप्लाई रो बाई रो, ठीक है, रो बाई रो। अब हम रो बाई रो की सहायता से मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। इसका मतलब ये समझो कि हम इस रो का इस रो में मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो का इस रो में मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो का इस रो में मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लिकेशन करना है हम लोग को। तो चलिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते भी हैं। ठीक है, L1 का L2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो L1 L2 मिलेगा,
प्लस हमारे पास L2 का L1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास L2 L1 मिलेगा, 0 का 0 मल्टीप्लाई करूंगा 0 हो जाएगा। L1 का M1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो L1 M1 सॉरी M2 है, ठीक है। और L2 का M1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस हमारे पास आएगा क्या, L2 M1, ठीक है। एंड लास्ट टर्म हमारे पास यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद N2 N1 में मल्टीप्लाई करना है तो L1 और N2 प्लस हमारे पास L2 N1, ठीक है। ये हमारे पास पहला एक रो हुआ, इसका अब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो M1 का L2 मल्टीप्लाई किया तो M1 L2, ठीक है। ध्यान से करते हुए चलिएगा। M2 का L1 में मल्टीप्लाई करूंगा, M2 L1 हो जाएगा एंड 0 हो गया। फिर M1 का M2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो M1 M2 हो जाएगा। फिर M2 का M1 में मल्टीप्लाई करूंगा, M2 M1 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, M1 का N2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो M1 N2 प्लस हमारे पास क्या होगा, M2 का N1 में मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, M2 N1। ओके, इतनी बातें समझ में आई। अब ध्यान दीजिए, N1 का L2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो N1 L2 प्लस N2 का L1 में N2 L1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, N1 M2 प्लस हमारे पास आएगा N2 M1, ठीक है। एंड प्लस हमारे पास यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास N1 N2 हो जाएगा एंड प्लस N2 N1 हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। यानी कि हम रो बाय रो का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, रो बाय कॉलम नहीं, रो बाय रो का मल्टीप्लिकेशन। अब समझो इस बात को, इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगर इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, बात करते हैं। तो L1 L2 प्लस L2 L1 यानी कि हमारे पास हो जाएगा 2 L1 L2, ठीक है। यहाँ पर तो कुछ हो नहीं सकता तो यहाँ पर L1 M2 प्लस L2 M1 हो जाएगा। यहाँ पर भी कुछ हो नहीं सकता तो यहाँ पर हम लिख देते हैं L1 N2 प्लस L2 N1, ठीक है। अगर यहाँ पर भी बात किया जाए तो कुछ हो नहीं सकता, M1 L2 प्लस M2 L1 हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात किया जाए तो M1 M2 प्लस M1 M2 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2 M1 M2। और यहाँ पर भी कुछ हो नहीं सकता तो M1 N2 प्लस M2 N1 हो जाएगा। यहाँ पर भी कुछ हो नहीं सकता तो N1 L2 प्लस N2 L1 हो जाएगा। एंड यहाँ पर भी हमारे पास N1 M2 प्लस N2 M1 हो जाएगा। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 N1 N2 हो जाएगा और इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। अब ध्यान दीजिए, अब जितनी चीज़ों की वैल्यू हमें पता है इन इक्वेशन की सहायता से उन सभी वैल्यूज़ को क्या करेंगे, हम पुट करेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम पुट करना चाहते हैं तो L1 L2 का वैल्यू हमारे पास A पता है, तो आइए हम पुटिंग करते हैं। तो 2 इंटू A हो गया, L1 M2 प्लस L2 M1, L1 L2, ठीक है, L1 M2 एंड प्लस M1 L2, ये वाला हमारे पास टर्म लिखा गया है यानी कि 2H आएगा हमारे पास, ठीक है। एंड L1 N2, तो L1 N2 प्लस हमारे पास N1 L2 हमारे पास 2G लिखा गया है तो यहाँ पर मैं 2G लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास M1 L2 लिखा गया है तो M1 L2 यानी कि यही M1 L2 एंड प्लस M2 L1 ये लिखा गया है तो हमारे पास 2H मिलेगा, ठीक है। एंड इसके बाद हमारे पास 2 M1 M2, तो यानी कि M1 M2 हमारे पास B लिखा गया है तो यहाँ पर हो जाएगा 2B। एंड यहाँ पर हमारे पास सभी वैल्यूज़ को बस रखा जा रहा है, ठीक है। M1 N2 प्लस M1 N2 ये वाला टर्म लिखा गया है यानी कि 2F हो जाएगा। एंड यहाँ पर हमारे पास N1 L2, तो N1 L2 यहाँ पर है लिखा गया है तो ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 2G। एंड यहाँ पर हमारे पास N1 M2, तो N1 M2 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2F। एंड ये हमारे पास 2 N1 N2 यानी कि हमारे पास हो गया 2C, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हुआ, 0 हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगर सिंप्लीफाई करने का तरीका कह सकते हैं, हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, भेज देते हैं राइट हैंड साइड में तो 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास AHG HBF एंड यहाँ पर हमारे पास GFC बच रहा है, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ओके, समझ में आ रही बातें। अब अगले स्टेप पर हम बात करते हैं। अगले स्टेप पर हम क्या कर सकते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, खोल देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहाँ पर A को कोफिशिएंट लेते हुए BC हो जाएगा एंड माइनस F स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस H हो गया एंड HC हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ही कर रहे हैं बहुत ही नॉर्मल तरीके से, आप लोगों को पता होगा डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड किया जाता है। तो HC हो जाएगा माइनस GF हो जाएगा एंड प्लस हमारे पास G हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास HF हो जाएगा एंड माइनस हमारे पास GB हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करते हैं यानी कि मल्टीप्लिकेशन, तो ABC माइनस AF स्क्वायर माइनस H स्क्वायर C प्लस HGF लिख देता हूँ, HGF एंड प्लस हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, HGF या फिर GHF लिख सकता हूँ एंड हमारे पास क्या होगा, माइनस G स्क्वायर B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ABC
ओके। एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लस हमारे पास आता है 2 और यहाँ पर हो जाएगा, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2FGH, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास सभी माइनस में है तो यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस AF स्क्वायर माइनस यहाँ पर आएगा BG स्क्वायर एंड माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास इक्वेशन मिला हुआ है, ठीक है, इसी इक्वेशन को ही हम कहते हैं कंडीशन। किसके लिए कंडीशन कहते हैं कि अगर हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइन दिए गए हैं, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, हो सकता है नीचे आप सभी को अब दिख नहीं रहा होगा, दिस इज आवर रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है, यही हमारे पास क्या है, जरूरत का जो हमारे पास दिया गया कंडीशन होगा। ओके, अब देखो हम समझाते हैं इस बात को। इसे हम ऑलरेडी आप सभी को बताया ना कि दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन करते हुए। अब समझना इस बात को, इसका हम कैसे उपयोग करते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन, 2 स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन दिए रहेंगे और हमें प्रूव करना रहेगा, ठीक है, कि कैसे यह हमारे पास कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हमारे पास जो भी इक्वेशन दिया रहेगा, चाहे वो इसका इक्वेशन दिया गया हो, चाहे वो इसका इक्वेशन दिया गया हो, उनकी सहायता से हम ABC 2FGH AF स्क्वायर BG स्क्वायर CH स्क्वायर को निकालेंगे, इनमें पुट करेंगे और अगर 0 के बराबर आता है तब, अगर यह वैल्यू 0 के बराबर आता है तब हम कहेंगे कि हमारे पास जो सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन लिखा गया है वह हमारे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और वह 0 के बराबर आना चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। और ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखा गया है, या फिर मैं कहूँ ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा गया है, इसे हम कहते हैं कि ये डेल्टा के बराबर है, ठीक है। एक्चुअली डेल्टा इसलिए कहा जाता है ताकि हम इतने बड़े इक्वेशन को ना लिखें, बल्कि डायरेक्ट कहें कि डेल्टा इज इक्वल टू 0 है, फिर उसके बाद हम वैल्यूज को रखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अभी इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिलहाल अब इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करेंगे, क्योंकि आई थिंक 30 मिनट का तो बन ही गया होगा। अब जो अगला लेक्चर आएगा उसमें इसके अगले पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पहला लेक्चर था तो बहुत ही डिटेल तरीके से धीरे धीरे करते हुए अगले स्टेप पर हम बढ़े हैं और इन चीज़ों को अभी स्टार्टिंग में आपको हो सकता है प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, लेकिन जैसे जैसे रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे, आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन पोर्शन ऑलरेडी कंप्लीट है, उन सभी लेक्चर्स का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को लेक्चर समझ में आया है या नहीं, जरूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। और अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हमसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।